AOC। फिर कौन सब नए वैभव भी है ये बचिया सब तो कसमें खाली नहीं पड़ गया था। हम लोगों को क्या है हाँ अभी सर साथ में आती है तो साथ में नहीं आती। चलो हाँ देखिए एज वी नो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है इंसॉल्वेंसी अकाउंट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी में हमको क्या समझना है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन, मतलब बैंकरप्सी, जहां पर कोई पर्सन अनेबल है पेमेंट करने में अपनी लायबिलिटी का। इंसॉल्वेंसी किसी का भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना। जब इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है हम अपने बिजनेस को एंड अप करेंगे और जो भी हमारी लायबिलिटी होगी एक्स्ट्रा लायबिलिटी पहले हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी में हम लोग आगे जैसे जानते हैं कि जैसे इंसॉल्वेंसी जब बनाते हैं इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी में हमें दो चीज पढ़ने हैं यानी दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे जनरली। एक खोलना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं बैंकरप्सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लिक्विडेशन पढ़ते थे कि हमारा पेमेंट पैसा आता था और हम पेमेंट करते थे, सेम बैंकरप्सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट में जहां से पैसा रियलाइज हुआ उसको हम रिसीट से डालेंगे, मतलब रिसीट करेंगे। जैसे ये पैसा मेरे पास आएगा और जो पैसा आया उसके साथ हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट जब हम करेंगे तो पेमेंट का एक ऑर्डर होता है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट का ऑर्डर जैसा कि आपने लिक्विडेशन देखा था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट यूज होता है। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब कि जब हमारे पास पैसे हैं तो पहले किसको पेमेंट करेंगे, फिर किसको पेमेंट करेंगे, फिर किसको पेमेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा जो आप लिक्विडेशन में पढ़ते थे, याद है। तो सबसे पहले हम क्या पेमेंट करेंगे, जो हमारी लीगल एक्सपेंसेस है वो पेमेंट कर देंगे, पैसे हैं। उसके बाद जैसे बैंकरप्सी का या दिवालियापन का केस चल रहा है या दिवालियापन हो रहा है तो उस पर कुछ खर्च होंगे, तो बैंकरप्सी का जो प्रोसेसिंग हो रहा है उस पर कोई खर्च हुआ तो वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो पेमेंट करेंगे कि अगर ये पेमेंट हो गया तो जो हमारे डिवेंचर्स होल्डर है अगर हैं तो, नहीं है तो हम पेमेंट। अब देखिए डिवेंचर होल्डर किस केस में आएगा, कंपनी केस में आएगा, ध्यान रखिएगा। डिवेंचर होल्डर पेमेंट किस केस में आएगा, कंपनी केस में। अगर नॉन कंपनी से पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, सोल ट्रेडर है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। फिर हम पेमेंट करेंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, याद है। यस। प्रिफरेंशियल से पहले जो है ना, अगर सॉरी एक फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर होता है, जानते हैं ना, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर ये कौन होते हैं, जो कोलेटरल पर देते हैं सर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर मतलब जो क्रेडिटर तो हमारा है लेकिन हम उसको सिक्योरिटी पूरा दिए हुए हैं। तो 100% प्रेफरेंस से पहले वो जो क्रेडिटर्स वो पैसा अपना पैसा क्या करेगा, रख लेगा, बिकॉज वो फुल्ली सिक्योर है ना। तो फुल्ली सिक्योर का पेमेंट हम कर देंगे। फुल्ली सिक्योर का पेमेंट करने के बाद हम प्रेफरेंशियल का पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होगा, जैसे इनकम टैक्स, जैसे कोई भी स्टेचुटरी कंप्लायंस हम पूरा करते हैं, इनकम टैक्स ड्यू है, जीएसटी पेबल है वगैरह वगैरह। उसके अलावा आप जानते हैं वेजेज। वेजेज का क्या कॉन्सेप्ट था कि आउटस्टैंडिंग वेजेज
फॉर कितना महीने का? 20 24 महीने का। और सैलरी, एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो कितने महीने का? 12 महीने का। ये क्या माना जाएगा? प्रेफरेंशियल। आपने ये लिक्विडेशन पढ़ा था। अब मान लो कि वेजेस 30 महीने का है। वेजेस कितने महीने का है बेटा? 30 महीने का बकाया है, यानी किसी को हम 2.5 साल से वेजेस नहीं दिए, तो 30 महीने का अगर वेजेज है तो हम उसको में अब जो 24 महीना होगा उसको हम प्रेफरेंशियल मानेंगे, और जो रिमेनिंग 6 मंथ्स होगा उसको हम अनसेक्योर्ड मानेंगे। उसी प्रकार मान लो कि सैलरी अगर 14 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 14 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है जिसे प्रेफरेंशियल सैलरी, प्रेफरेंशियल क्रेडिट कर, यानी क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग बड़ी लायबिलिटी है, हमको पेमेंट करना है, तो उसमें 12 महीने का प्रेफरेंशियल मानेंगे और 2 महीने का क्या मानेंगे? अनसेक्योर्ड मानेंगे। यानी बियॉन्ड 12 months and 24 months in case of salary and wages will be treated as the unsecured creditor। ठीक है, जब प्रेफरेंशियल का पेमेंट कर देंगे उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? अनसेक्योर्ड का क्रेडिटर। अब अनसेक्योर्ड में बहुत सारे हैं, तो अगर वहां पर बहुत सारे तो उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे? प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली समझते हैं ना? इसमें मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, अनसेक्योर्ड है, ये बैंक लोन है, 3 क्रेडिटर मेरा, जो तीनों अनसेक्योर्ड है। अब तीनों का है, मान लो कि एक है 10,000, एक का है 20,000, एक का है 30,000, तो 10, 20, 30, 30, 30, 60,000। अब मेरे पास 40,000 रुपया पेमेंट करने को है। कितना पेमेंट करने को है? तो 40,000 पेमेंट करने को बचे हुए, लेकिन पेमेंट अनसेक्योर्ड का करना है 60,000, तो हम 60 पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कितने हैं? 40,000 ही है, तो उस 40,000 को हम तीनों को देंगे। तो बोलेगा सर जिसका 10,000 है 20,000 उसको दे दीजिए, 10,000 पूरा 20,000, और उसे जो 10,000 बचेगा वो 30,000 को 10,000 दे दीजिए, तो ये गलत तरीका होगा। आपको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे समझिए, जैसे मान लो कि हमने बोला कि एक क्रेडिटर है 10,000 वाला, एक क्रेडिटर कितने वाला है? 20,000 वाला, और क्रेडिटर कितना है? 30,000, तो टोटल मेरा अनसेक्योर्ड कितना हो गया? 60,000, लेकिन मेरे पास पैसे कितने पेमेंट करने के लिए? 40,000, तो 40,000 को हम इसको भी देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। तो कैसे देंगे? प्रोपोर्शन में देंगे। 1:2:3 तो रेशियो बनाएगा 1:2:3 रेशियो बनेगा। तो इसको कितना मिल जाएगा? 40,000 इंटू 1/6 जो वैल्यू आ जाए। उसी प्रकार इसको कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 2/6, और इसको मिल जाएगा 40,000 इंटू 3/6। ये भी हम लोग लिक्विडेशन में किए थे। तो देखो, तो इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन सिमिलर है, लेकिन लिक्विडेशन में हम लोग जो लिक्विडेशन अकाउंट बनाते थे, लिक्विडेशन स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट बनाते थे, वो कंपनी का बनाते थे। किसका बनाते थे? कंपनी। वहां नॉन कंपनी की बात ही नहीं थी, पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। यहां पर जनरली आपको जो मिलेगा इंसॉल्वेंसी जो मिलेगा, ये मिलेगा इंडिविजुअल का। किसका मिलेगा? इंडिविजुअल का। और जब इंडिविजुअल का मिलेगा तो इंडिविजुअल का इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो उसमें एक चीज हमने ऊपर लिखा है, डिवेंचर होल्डर पेमेंट, ये नहीं आने वाला है। डिवेंचर क्योंकि हमने जस्ट बोला डिवेंचर होल्डर कहां बनेगा? कंपनी में। उसके अलावा ये सब जनरली आपका अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड बन जाता है, ये सब चीजें हो जाती है। इंसॉल्वेंसी में हमें आगे ये भी देखना है कि अगर जो पर्सन दिवालिया हो रहा है, तो जो पर्सन दिवालिया हो रहा है वो पर्सन को अपने घर से उनके नाम से जो प्रॉपर्टी है वो भी बेचना पड़ जाएगा। जैसे आपने एक मूवी देखा था शिवाजी द बॉस, रजनीकांत का मूवी देखा था, बेस्ट मूवी, वो प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट पे बताया था कि जब वो कॉलेज हॉस्टल बनाता है, जब बैंक से लोन लेता है, चुका नहीं पाता है, तो उसका जो घर होता है, उसकी जो घड़ी होती है, जो भी चीज होती है वो बेच देना पड़ता है। और अपने मम्मी पापा क्या बोलता है कि पापा जी आप अब अपने गांव चले जाइए। तो गांव में भी जमीन है, घर होगा, ये वो किसके नाम से होगा? उसके माँ बाप के नाम से होगा, तो उस पे बैंकर का हक नहीं है। जिसने कर्जा लिया हम उसी से पैसा लेंगे। अब मान लीजिए कि जो आदमी कर्जा लिया वो मर जाता है और उसका बेटा बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, तो जो कर्जा देने वाला है वो उसके बेटा से रिकवर करेगा, लेकिन कितना रिकवर करेगा? जो इंसान मरा उसके नाम से जो प्रॉपर्टी था वही पैसा रिकवर करेगा, उसके बेटा के पास अरबों खरबों रुपया है उससे रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए बैंकर जब लोन देता है
तो बैंकर उस आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस देखता है, उसके फैमिली का नहीं देखता है। आपके घर में 5 मेंबर है, आप खूब कमाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंकर क्रेडिट कार्ड आपको देगा, आपके फैमिली को नहीं देगा, आपके भाई बहन वाइफ को नहीं देगा, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन ही नहीं है। वो जानता है कि भैया जिसको हम दे रहे हैं उसी से ना रिकवर करेंगे। अब यहां बात आती है कि जैसे जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, जैसे हमने बताया कि इंसॉल्वेंट हुआ, मान लो अब इसका मतलब इसकी एक वाइफ है और वाइफ कहीं पे जॉब करती है, ठीक है, वाइफ कहीं पे क्या करती है और जॉब करके भी अपना पैसा कमा रही है, तो ये इनके स्किल से है, इस पे इसके हस्बैंड का कोई हक नहीं है। अब मान लो कि वाइफ जो है अपने पति के बिजनेस में लोन दे दी है, पति के बिजनेस में क्या दी है, लोन दी है, तो वो लोन जो है वो ट्रीट किया जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर को हम ट्रीट करेंगे वैसे वाइफ के लोन को ट्रीट करेंगे। मतलब क्या है कि ये आदमी बिजनेस करने के लिए अपनी पत्नी से कर्जा लिया, अब बिजनेस बंद हो रहा है, हम पेमेंट करने हम दिवालिया हो गए, तो जो भी मेरा पैसा बनेगा हम अपनी पत्नी को लौटाएंगे, यानी इनको क्रेडिटर ट्रीट करेंगे, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, जैसे बैंकर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, समझ में आ गई। लेकिन अब यहां बात होती है, जैसे मैं कल बताया था आपको कि सपोज करिए कि ये इंसान वाइफ को ही गिफ्ट किया था कभी पैसा, वाइफ को ही पैसा गिफ्ट किया था और वही गिफ्टेड पैसा फिर वाइफ को बोलता है ठीक है आप तो मेरे बिजनेस में लगा दो। देख रहे बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या हो रहा है, हमने अपनी पत्नी को पैसा अपना गिफ्ट कर दिया, 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, वो बिजनेस का पैसा था, फिर वही पैसा हम बोलते कि अब तुम हमको दो, बिजनेस में लगा दो, लोन बना देते हैं, तो इससे हमको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा बिजनेस में, इंटरेस्ट देंगे तो वाइफ का एक एडिशनल इनकम बन जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, मेरा टैक्स घट जाएगा। कितना करामाती, कितना खुराफाती दिमाग लग चुका है। और जब दिवालिया होंगे तो उस समय क्या होगा, वाइफ का लोन है ना, अनसिक्योर्ड है, जैसे आपका पेमेंट करेंगे वैसे वाइफ का पेमेंट कर देंगे तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप दिवालिया नहीं होते तो इंटरेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा आप मानते रहिए, लेकिन इंटरेस्ट आपको मार्केट रेट पे देना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन जब दिवालिया होते हैं तो वहां पर आपका अकाउंटिंग चेक होगा, तो पता चलेगा कि तो वाइफ का जो लोन था तो हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिया था, तो फिर वहां पर वो पैसा हस्बैंड का माना जाएगा, यानी इंसॉल्वेंट पर्सन का माना जाएगा, वाइफ का कोई हक नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये कहानी होने वाली है, ये आएगा आपको सिचुएशन ऐसा मिलेगा। हमने जस्ट बताया था कि जैसे इंसॉल्वेंसी में जब हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस करेंगे तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में हमको 2 अकाउंट से जाना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरे पास सफिशिएंट नहीं है पैसे, दैट्स व्हाई हम दिवालिया हो रहे हैं। दिवालियापन का मतलब ही क्या है, when your debt, when your liability exceeds over your assets, then you go to bankruptcy, तब ना बैंक्रप्सी फाइल करेंगे। मेरे पास पैसे सफिशिएंट है तो बैंक्रप्सी क्यों फाइल करेंगे, कोर्ट तो अलाउ ही नहीं करेगा, कोर्ट मुझे अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा अरे भाई तेरे पास पैसा सफिशिएंट, तो कहला बैंक्रप्सी होने जा रहा है, दिवालिया मत हो, क्योंकि आपके दिवालिया होने से आपको नुकसान है डायरेक्टली है, बट इनडायरेक्टली जो भी आपको कर्जा दिया है या जिसका पैसा आपके यहाँ बकाया उसको भी तो फंस जाएगा। जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को 11,000 करोड़ दिया था कर्जा, 2 ही आदमी का खेल था, मुंबई का एक ब्रांच था, एक मैनेजर था, एक क्लर्क था, क्लर्क का गलती नहीं था, क्लर्क फंस गया था नदी के दबाव में। अब 11,000 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक का फंस गया। अब नीरव मोदी भाग गया, मान लीजिए नीरव मोदी से कितना रिकवर करेगा, उसका जो प्रॉपर्टी भारत में होगा उसी से ना, मान लीजिए कि 9,000 करोड़ रुपया रिकवर हो पाएगा पूरा प्रॉपर्टी बेचने पे, तो 2,000 का लॉस हो गया ना। तो आपके दिवालिया होने से या आपके नुकसान होने से देने वाले को भी प्रॉब्लम है, इसलिए बैंकर जो है किसान नुकसान को जिसको भी देता है तो देख कर देता है कि इसकी पेइंग कैपेसिटी है कि चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो हम लोग नहीं देंगे आपको। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक बनाना पड़ेगा बैंक करप्सी स्टेटमेंट ऑफ
इसमें हम क्या बनाएंगे, पैसा कितना कैसे आया वो रिसीट, ठीक है, कितना पैसा कैसे पेमेंट किए वो पेमेंट, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। और दूसरा बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में भी हमारा डेबिट क्रेडिट यहां नहीं लिखेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट साइड होगा, मतलब कि दो कॉलम बनेगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में हम वैसे आइटम को दिखाएंगे जो रिड्यूस हमारे डेफिशिएंसी को कम करें, और राइट साइड में वैसे आइटम को दिखाए जो इंक्रीज करे डेफिशिएंसी को। अब बात यार है कि सर डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी। जैसे मान लो कि हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस से डेफिशिएंसी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो अगर लॉस है तो कहाँ दिखाएंगे, राइट साइड में, क्योंकि डेफिशिएंसी बढ़ रहा है। मान लीजिए कि मेरा प्रॉफिट है, तो कहाँ दिखाएंगे, इससे डेफिशिएंसी घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। तो हमें ये देखना है कि डेफिशिएंसी मतलब हुआ कि कैपिटल आपका निगेटिव है, यानी आपका कैपिटल निगेटिव हो चुका है। जैसे मान लो कि मैं 1 लाख रुपया से बिजनेस शुरू किया, 1 लाख से बिजनेस शुरू किया, इतना लॉस हुआ, मेरा कैपिटल निगेटिव में चला गया, तो डेफिशिएंट हो गया, डेफिसिट कहते हैं उसको। डेफिशिएंसी मींस व्हाट, कि यू आर इन लॉस, योर कैपिटल इज इन नेगेटिव फॉर्म। अब जैसे मान लो कि हम ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग से मेरा कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, तो डेफिशिएंसी का राइट साइड में कर देंगे। मान लो कि घर से हम पैसा लाए, तो उससे डेफिशिएंसी बढ़ेगा घटेगा, घर से आप पैसा लाए तो डेफिशिएंसी घटेगा। क्यों, क्योंकि आप पैसा ला रहे पेमेंट करने के लिए, तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है, तो डेफिशिएंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। वाइफ का जो प्रॉपर्टी है, वाइफ का जो ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी आपने खरीद कर लिया था पत्नी को, अब उनको भी ज्वेलरी देना लौटाना पड़ जाएगा। झुमका तुमका जो पहनेंगे, खाली नाक में नाक नहीं रहेगा उनके पास। आप उनको कंगन नेकलेस गिफ्ट किए, चूड़ी गिफ्ट कर दिए, रिंग गिफ्ट किए, और आप दिवालिया हो गए। अच्छा सर, टर्म कंडीशन होता होगा ना, ये बिजनेस कुछ करता होता है। सोल ट्रेडिंग में टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपके नाम से जो भी चीज है वो सब एक रिस्क जोन पे है। तो इसका सर इसलिए कंपनी एक इसका कौन सा एक्ट है सर? सोल ट्रेडिंग में कोई कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता है, सोल ट्रेडिंग में एलएलपी और फॉलो नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स और प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर ये कोर्ट में जाता है तो कौन सा प्रोसेस है इसका, जैसे कि बैंक्रप्सी प्रोसेस है, बैंक्रप्सी कोड चलता है। बैंक्रप्सी कोड इन द सेंस कि बैंक्रप्सी कोड का दिवालियापन का कोड आता है, सिविल कोड, उसमें आपका काम चलेगा। इसलिए लोग कंपनी सेटअप करते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको अगर रहीसी दिखाना है और टैक्स कम पे करना है, तो आप कंपनी सेटअप करिए। क्या सेटअप करिए, कंपनी। प्रोप्राइटर से बिजनेस का मतलब हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, सर्वाइवल बिजनेस कर, जनरली कहा जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोप्राइटर से बिजनेस बहुत आगे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट तक आपका रह जाता है क्षेत्र, लोकल लेवल। प्रोप्राइटर से बिजनेस कहाँ चलेगा, कहाँ करेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थोड़ी करेगा। और प्रोप्राइटर बिजनेस जैसे छोटा मोटा दुकान जब खोलता है तो वो बिजनेस क्यों करता है, सर्वाइवल के लिए, कि हाँ एक समय आएगा जब 15-20 साल बाद हम जमीन खरीद लेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो बच्चे का शादी करेंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, यही ना होता है जनरली। लोगों की सोच यही रहती है, लेकिन बिजनेस टाइकून की सोच क्या रहती है, बच्चे की शादी के लिए कमा रहे हैं क्या, घर खरीदने का समय नहीं, वो समझा कि मार्केट शेयर कितना होगा, किस देश में वो बिजनेस सेटअप करते हैं। आज उस देश के पीएम से मिलना है, इस राज्य के सीएम से मिलना है, उस कंपनी के सीईओ से मिलना है, गूगल से को बीट करना है, वगैरह वगैरह। तो उन लोग की सोच जो है ना, बच्चे की शादी पे नहीं है, वो अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवाते, लाइफ इंश्योरेंस क्या करवाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं। चलिए, तो बिजनेस में जैसे बिजनेस का भी बहुत सारा ट्रेड ये तरीका होता है, प्रकार होता है, जैसे प्रोप्राइटर से बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने 2013 कंपनी एक्ट लाया, ठीक है ना।
अब 2013 कंपनी एक्ट में ओपीसी लाया। ओपीसी लाने का कॉन्सेप्ट यही था 1% कंपनी, अगर एक आदमी भी बिजनेस करना चाहे तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाइए, थोड़ा लीगल कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा, ऑडिट वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आप सेफ जोन में रहिए कि अगर यहाँ दिवालिया हुआ कंपनी तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बच गया। तो बैंक भी सर कंपनी को सर कंपनी के हिसाब से लोन देता होगा। और एक सीसीडी कैफे कॉफी डे नाम का बिजनेस था। कैफे कॉफी डे सुने हैं? बिहार में, मुजफ्फरपुर नहीं है, पटना में है। तो इसका मालिक भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, इसका शेयर भी है। एक समय ऐसा है कि इसके पास इतने डेट हो गए थे कि सुसाइड कर लिए आदमी। आप देखते हो कि ज्यादा लोग बिजनेस जब लोन के दबाव में सुसाइड कर लिया, सुनते हैं ना सर? कौन आदमी सुसाइड करते हैं? इंडिविजुअल टाइप का पर्सन, कोई बिजनेस टाइकून का आदमी तो सुनते हैं सुसाइड कर लिया। पर्सनल प्रॉपर्टी जब उसकी नहीं रहती है, जब उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो वो सुसाइड करता है, जैसे किसान वगैरह से हो गया। बात समझ आ रही है ना? बिजनेस तरीके के और पैसे बनाने के भी तरीके हैं, है ना? चलिए, तो हमें यहाँ पर हमको सॉरी कितने अकाउंट खोल रहे हैं? 2 अकाउंट खोल रहे हैं। एक खोला आपको बैंक्रप्सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर पैसा कहाँ से आया वो लिखिए, किसको पेमेंट करेंगे वो लिखिए। और एक बनना है डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी में जस्ट लेफ्ट साइड में हमें फायदा दिखाना है, जैसे एसेट्स बेचे प्रॉफिट हुआ, लेफ्ट साइड में लिखाइए, क्योंकि इससे हमारा डेफिशिएंसी कम जाता है। को लॉजिक ये लगाइएगा, हमारा डेफिशिएंसी कम जाएगा, फायदा वाला आइटम लेफ्ट साइड बनेंगे। अगर मान लो एसेट्स बेचे और आपको लॉस हो गया तो इससे डेफिशिएंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो किस साइड लिखाएंगे? राइट साइड। लॉस मान लो कि 25,000 का एसेट को 26 में बेचे, 25,000 का एसेट कितना बचे? तो डेफिशिएंसी में कितना रुपया जाएगा? 1,000 जाएगा। कितना जाएगा? और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा। लेकिन 25,000 के एसेट को 26,000 बेचे तो मुझे कितना पैसा मिला? पैसा तो 26,000 मिला। तो जब बैंक्रप्सी प्रोसेस बनाएंगे तो रिसीट में 26,000 दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि 26,000 रुपया आपको आया तो ये रिसीट्स हो गया, आपने किसको पेमेंट किया वो पेमेंट में डाल दो, और उससे फायदा नुकसान जो हुआ वो यहां डालोगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट देखिए, बैंक्रप्सी ऊपर का लिखे हैं, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, receipts, rupee, पेमेंट। रिसीट में सबसे क्या लिखेंगे आप? कैश इन कैश एट assets realized, डेटर। देखो डेटर 3 प्रकार का होगा। एक डेटर जो गुड होगा, एक डेटर जो डाउटफुल होगा। अच्छा, एक पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू,
देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब हुआ कितना बिक सकता है, और ये अमाउंट में वो पैसा डालेंगे जो एस्टिमेट इसकी हुआ है, ठीक है ना। जैसे गुड में क्या होता है, जितना का डेटर है वो पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा, गुड डेटर मतलब कि 100% रिकवरी पॉसिबल है, समझे नहीं समझे, 100% रिकवरी पॉसिबल है। एक होता है डाउटफुल, डाउटफुल मतलब क्या होता है ना कि भाई लगता है कि 50-50 नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कितना डूबने वाला है, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि 20% डाउटफुल है तो 80% गुड हो गया, 50% डाउटफुल है तो 50% गुड हो गया, 60% अगर डाउटफुल है तो 40 गुड है। तो इसमें क्या है ना, प्रोपोर्शन कर दिया कि जितना गुड होगा ना, डाउटफुल में जितना भी आने वाला होगा वो यहां लिखाओगे, और टोटल में नहीं आने पाओगे। जैसे मान लो कि 50,000 मेरे पास डाउटफुल डेट है, गुड डेटर है, 50,000 डाउटफुल है, 50,000 में 25% डाउटफुल है, तो यहां तो हम 50 शेयर दिखाएंगे। अब 25% अगर डाउटफुल है तो कितना परसेंट गुड हो गया, 75%। तो 50 का 75% यहां अमाउंट रिसीट में दिखाएंगे। और बैड का मतलब हुआ 100% लॉस। बैड का मतलब क्या हुआ, 100% लॉस, यानी यहां तो दिखाएंगे पैसा, यहां नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे सर, 100% लॉस हुआ तो पैसा आया कहां, ठीक है। इसके अलावा जो एसेट्स है, जैसे मान लो फर्नीचर से पैसा आया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से पैसा आया, या प्रीमिसेस बोल सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी से आया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी से आया। ये कहां से पैसा आएगा ये बताइए तो। सिक्योर क्रेडिटर होता है ना, सिक्योर क्रेडिटर, अब मान लो कि 50 लाख का क्रेडिटर है और उसके यहाँ सिक्योरिटी 60,000 है, कितना पैसा सरप्लस बन गया, 10,000, तो वो 10,000 यहाँ दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अपना घर से पैसा लाना पड़ रहा है, प्राइवेट एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब यहाँ दिखा दीजिएगा। अब पेमेंट करने की बात आएगी। पेमेंट में बैंक, रक्सी, प्रोसेस, कॉस्ट डाल दीजिए, वर्कमैन ड्यू डाल दिए, जिसमें वेजेस कितने का है, कितना महीने का वेजेस हुआ, 24 महीना, और सैलरी 12 महीने का डाल दीजिए। इसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगर है तो वो डाल दीजिए। देखो यहां हम सरप्लस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, मतलब नेट अमाउंट डाल रहे हैं, तो इधर सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा सिक्योरिटी वैल्यू डाल देते हैं तो वहां सिक्योर्ड क्रेडिटर डालना पड़ता। अनसिक्योर्ड हो गया। उसके बाद कोई भी पेमेंट जो इसके अलावा जो भी पेमेंट आएगा आपको प्रोपोर्शनली पेमेंट कर देना है। ये आपका बराबर आएगा। दूसरा बनेगा आपका डेफिशिएंसी।
आइटम्स reducing deficiency, ठीक है। और यहां पर आइटम्स contributing deficiency। अब यहां देखो क्या क्या डाल सकते हो, कैपिटल। कैपिटल बैलेंस कैसे आएगा, ए माइनस एल होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। अब सर अगर कैपिटल निगेटिव है तो कहां डालेंगे, राइट साइड, नहीं समझे। कैपिटल निगेटिव कब आएगा, एल माइनस ए, यानी एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स। मतलब कि ये जो कैपिटल होगा ये क्रेडिट बैलेंस का कैपिटल होगा जो पॉजिटिव होता है कैपिटल। दिवालिया हो गया लेकिन कुछ कैपिटल बचा हुआ है। हाँ हो सकता है ना भाई। और ये कैपिटल क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो मतलब नेगेटिव कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि इससे हमारा डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई भी एसेट्स हो सकता है। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस, excess of private assets over private land, ये समझे। हाँ सर, उस दिन जो कल समझाया सर। जैसे आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेटली आप लोन लिए जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब मान लो कि 10 लाख का आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने लोन ले रखा है 6 लाख का, तो कितना एक्सेस अभी एसेट्स हो रहा है, 4 लाख। वो भी तो आपका कैपिटल को ही बढ़ा रहा है ना। और कैपिटल बढ़ाना मतलब डेफिशिएंसी को क्या करना, कम करना। इसी का उल्टा भी हो सकता है। जैसे प्रॉफिट का उल्टा क्या हो सकता है, लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किधर जाएगा, राइट साइड। लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस किधर जाएगा, स्पेकुलेशन समझते हैं, नहीं जानते ना। स्पेकुलेशन होता है जहां पर आप बेटिंग वगैरह करते हैं, जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर का, कि पता नहीं क्या होगा। स्पेकुलेट मतलब कि फ्यूचर के बारे में देखते हो, घटेगा बढ़ेगा। शेयर ट्रेड करना, शेयर ट्रेडिंग। जैसे आप अभी ऑनलाइन गेम सब चलते हैं ना, आप देखते हो कि मैच चला तो पैसा लगाता है लोग, ऑस्ट्रेलिया पर लगा दो, इंडिया पर लगा दो, इस प्लेयर पर लगा दो, ये छक्का मारेगा चौका मारेगा, जो भी है, तो वो सब स्पेकुलेशन कहलाएगा, रिस्की होता है। वहाँ फायदा होगा या नुकसान होगा। तो फायदा है तो आपको इधर लाना पड़ेगा, नुकसान है तो उधर लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज ओवर प्राइवेट एसेट्स। उसके बाद जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डालिए देगा, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट कब होता है, किस केस में होता है बिल डिस्काउंटेड? क्या होता है, डेबिटर को हमने कुछ पैसा दिया, वो बिल उसको दिए तो वो डिस्काउंट करके कुछ पैसा दिया ना, एकदम गलत बोल दिए। कोई और बोलेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे? यस सर। बिल सिस्टम क्या होता है, क्रेडिटर जब है बिल ड्रॉ करता है डेटर को, बिल लिखता है,
उसने टाइम देता है कि 2 महीने पेमेंट करना, 3 महीने में। तो डेटा बोलता है कि 3 महीने पेमेंट करेंगे, तो वो प्रॉमिसरी नोट भेजता है, वचन पत्र, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपी इतना ऑन द पर्टिकुलर डेट। ये सब स्टैम्प होता है, लीगल होता है, रिटन होता है। अब 3 महीने में अब मान लो कि क्रेडिटर को पैसे की जरूरत अर्जेंट है, बैंक से तो डिस्काउंट। इसमें थर्ड पार्टी आता है बैंकर। बैंक बोलता है ठीक है, हम तो इसी के लिए बैठे हुए हैं, तुम पैसा मुझसे ले लो, हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। वो इंटरेस्ट किसे चार्ज करेगा? क्रेडिटर से। अब क्रेडिटर को जो पैसा 3 महीने में आना है, वो पैसा उसको उसी समय मिल गया। डेटर पैसा देगा बैंकर को, लेकिन डेटर पैसा कब देगा बैंकर को? 3 महीना पे। तो यानी टाइमिंग गैप क्या होगा कि एक 3 महीने बाद दे रहा है और एक को उसी समय मिल रहा है। तो जो पैसा बीच में कौन आया? बैंक, जिसके पास पैसे हैं। तो बैंक को फायदा क्या हुआ? इंटरेस्ट का फायदा हुआ। बैंक को क्या फायदा हुआ? इंटरेस्ट का फायदा हुआ। बात समझ आ रही है? अब इसी में मान लो कि वो दिवालिया हो जाता है, बीच में दिवालिया हो गया, तो बैंक किसको पकड़ेगा? क्रेडिटर कि तुम्हें पैसा दिया था, अब बिल डिजॉनर हो गया, वहां पे तो भजा ही नहीं ना, दिवालिया हो गया, क्रेडिटर पकड़ेगा। क्रेडिटर फिर किसके पास जाएगा? डेटर के पास। अल्लाह भाई, वही डिस्काउंट का लॉस है कि नहीं? लॉस ऑफ बिल डिस्काउंटेड। अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस वगैरह, क्योंकि एक्सपेंस से डेफिशिएंसी आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। अदर इनकम अगर होगा तो इधर डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? Yes. कोई भी इनकम जनरेट की है तो आपको वो प्रॉफिट क्रिएट कर देगा, और कोई भी एक्सपेंस हुआ तो इधर। अच्छा, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसको रिकॉर्ड करने हैं, तो ये हमारा फायदा और नुकसान है? फायदा। वेरी गुड। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम इधर लिखेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो नुकसान है। अगर अब देखो इसमें ना बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग मतलब अगर ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस कहां फॉल करेगा? तो ये साइड ज्यादा मतलब फायदा, और ये साइड ज्यादा मतलब नुकसान, और ये साइड ज्यादा तो बैलेंस कहां फॉल करेगा? उसका अपोजिट साइड में। तो अब मान लो कि लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, कौन साइड? तो फायदा है, तो यहां पर आ जाएगा सरप्लस। क्या जाएगा? ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। और नुकसान है तो बैलेंस का आएगा यहाँ डेफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी। समझ गए? इस पैटर्न पे एक सवाल बनाइएगा, ज्यादा नहीं बनाइएगा, एक सवाल बनाइएगा। वन बनाइएगा, और इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल से? इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 4, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4। देखिएगा बना के, बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो फिर 1 और 4 1 and 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन।